नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपके लिए 4 बेहद अहम जानकारियां लेकर आए हैं, तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओआरओपी से जुड़े एक बड़े सवाल की, क्या प्रीमेच्योर रिटायर्ड पीएमआर सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा या फिर सभी को कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। दरअसल जुलाई 2014 के बाद पीएमआर लेने वाले सैनिकों को ओआरओपी का लाभ नहीं दिया गया था, जिसके चलते प्रभावित पेंशनर्स ने दिल्ली स्थित एएफटी सशस्त्र बल अधिकरण का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केवल प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को आधार बनाकर किसी को ओआरओपी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। नतीजतन अब पीएमआर सैनिकों को भी इस योजना का पूरा लाभ देना होगा। माननीय कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आपके सामने है, जिसमें 114 पेंशनर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विस्तार से अपना आदेश जारी किया। इस फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और सरकार को प्रीमेच्योर रिटायर्ड सैनिकों को भी ओआरओपी का लाभ देना ही होगा। यह निर्णय एक मिसाल बन चुका है, जिससे कई प्रभावित पेंशनर्स को राहत मिली है। अब सवाल यह उठता है कि वे सभी पूर्व सैनिक जिन्होंने जुलाई 2014 के बाद पीएमआर लिया लेकिन कोर्ट का रुख नहीं किया, उन्हें क्या करना चाहिए। इस फैसले के बाद उनके मन में दुविधा बनी हुई है कि क्या उन्हें भी न्याय पाने के लिए कानूनी कदम उठाना होगा या फिर सरकार खुद आगे आकर सभी को समान रूप से इस लाभ में शामिल करेगी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि कोर्ट केस किए बिना ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा, तो पहले धैर्य रखना बेहद जरूरी है। हाल ही में 31 जनवरी 2025 को आए इस फैसले के बाद सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह देखना महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको कानूनी कार्रवाई से बचना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले स्थिति को समझना बेहतर होगा। अगर सरकार इस आदेश को चुनौती देने का फैसला करती है और इसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है, तो नए केस दर्ज कराने का कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा। इसलिए पहले यह देखना जरूरी है कि सरकार इस फैसले को स्वीकार करती है या नहीं। यदि सरकार इसे मान लेती है लेकिन केवल उन्हीं को लाभ देती है जिन्होंने कोर्ट का रुख किया, तो फिर आगे का कदम सोच समझकर उठाना होगा। जब तक सरकार का रुख इस फैसले पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कई लोग आपको प्रेरित करेंगे, कहेंगे कि तुरंत केस फाइल करें, उनके साथ रजिस्टर करें, लेकिन यहां समझदारी से काम लेना जरूरी है। पहले यह देखें कि 114 पेंशनर्स के पक्ष में आए इस आदेश पर सरकार क्या रुख अपनाती है। क्या इसे चुनौती दी जाती है या इसे स्वीकार किया जाता है। अगर सरकार इसे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है, तो नए केस दाखिल करने का कोई लाभ नहीं रहेगा। वहीं यदि सरकार इसे लागू कर देती है लेकिन केवल उन्हीं लोगों को फायदा देती है जिन्होंने केस किया था, तब आपको अपने कानूनी अधिकारों के लिए आगे बढ़ने पर विचार करना चाहिए। एक और संभावना यह भी है कि सरकार इस आदेश के आधार पर सभी पेंशनर्स को लाभ दे दे। ऐसे में केस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए बिना सोचे समझे फैसले लेने के बजाय स्थिति को ध्यानपूर्वक परखें और धैर्य बनाए रखें। आखिरकार सही समय पर उठाया गया कदम ही सबसे प्रभावी साबित होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक अहम जानकारी की, एजीआई की एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम से मिलने वाले लाभों के बारे में। इस योजना के तहत पेंशनर्स के परिवारों को 7,50,000 रुपए और अधिकारियों के परिवारों को 15 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी दस्तावेज पूरे होने चाहिए। हाल ही में रिकॉर्ड ऑफिस की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस लाभ के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यदि दुर्भाग्यवश किसी पेंशनर का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए
आवश्यक कागजात समय पर जमा करने होंगे। इसके अलावा एजीआई बॉन्ड या सर्टिफिकेट कैसा दिखता है और इसे कहां से प्राप्त किया जा सकता है, इसकी भी विस्तृत जानकारी पत्र में दी गई है। इसलिए यदि आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को इस योजना से जुड़ी कोई शंका है तो रिकॉर्ड ऑफिस के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि जरूरत पड़ने पर किसी तरह की परेशानी न हो। अब मैं आपको एक पूरा चार्ट दिखाऊंगा जिसमें विस्तार से बताया गया है कि अलग अलग वर्षों में रिटायर हुए सैनिकों से कितनी प्रीमियम राशि काटी गई थी और उन्हें इंश्योरेंस के तहत कितना लाभ दिया गया। इसी के साथ हम उन जरूरी दस्तावेजों पर भी नजर डालेंगे जिनकी जरूरत इस प्रक्रिया में पड़ती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का वह महत्वपूर्ण बॉन्ड या सर्टिफिकेट जिसे रिटायरमेंट के समय हर पेंशनर को दिया जाता है। यह मेरा व्यक्तिगत सर्टिफिकेट है और मैं आपको दिखाऊंगा कि आजकल यह कैसा दिखता है, साथ ही पहले इसका स्वरूप कैसा था। इस सर्टिफिकेट की सबसे अहम बात यह है कि इसमें आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पूरा पता, आधिकारिक ईमेल आईडी और संपर्क विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज होता है, जिसे नोट करके रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा इसमें एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवरेज की अवधि भी बताई जाती है, यानी यह योजना आपके लिए किस तारीख से किस तारीख तक लागू रहती है। तो दोस्तों, यह जानकारी न केवल पेंशनर्स बल्कि उनके परिवारों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में सही समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध हों और कोई परेशानी न हो। इस सर्टिफिकेट में मेरा कवरेज विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है। जैसे कि मेरी सेवानिवृत्ति जून 2022 में हुई तो यह योजना 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2045 तक प्रभावी रहेगी। चूंकि यह एक रिफंडेबल इंश्योरेंस योजना है तो यदि इस अवधि के बीच दुर्भाग्यवश मेरा निधन हो जाता है तो मेरे परिवार को 7,50,000 रुपए की राशि मिलेगी। वहीं मेरे वेतन से इस योजना के तहत रुपये 78,000 की कटौती की गई थी। अगर मैं इस पूरी अवधि के बाद भी जीवित रहता हूं तो मुझे यह राशि वापस मिल जाएगी। यही इस बॉन्ड की सबसे बड़ी विशेषता है। एक ओर यह सुरक्षा प्रदान करता है तो दूसरी ओर यह सुनिश्चित करता है कि आपकी निवेशित राशि बेकार नहीं जाएगी। अगर आप इससे जुड़ी अन्य जानकारियों को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर विवरण देख सकते हैं। अब चलिए पहले यह समझते हैं कि पहले के बॉन्ड कैसे दिखते थे। यह रहा एक पुराना बॉन्ड जो इस योजना के शुरुआती स्वरूप को दर्शाता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बॉन्ड है तो उसे संभाल कर रखें और अगर नहीं है तो जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर करें। आगे मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का आधिकारिक पत्र भी दिखाऊंगा जिसमें विस्तार से बताया गया है कि इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत क्लेम प्राप्त करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और इसे एजीआई से कैसे क्लेम किया जा सकता है। इस पत्र को समझने के बाद आपको पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। अब जब हमने बॉन्ड को देखा और उसकी महत्ता समझी तो आइए अब एक नजर डालते हैं उस चार्ट पर जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक के बदलावों और इसके रेट स्ट्रक्चर की जानकारी देता है। इस चार्ट के माध्यम से यह समझना आसान होगा कि अलग अलग वर्षों में इसका क्या प्रभाव रहा है। इसके बाद मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का पत्र विस्तार से दिखाकर पूरी प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करूंगा ताकि किसी भी तरह की शंका या भ्रम न रहे। यहां आप देख सकते हैं कि पहले अधिकारियों से 1,640 रुपए और जेसीओ तथा जवानों से 580 रुपए की कटौती की जाती थी, जिसके बदले अधिकारियों को 65,000 रुपए और जवानों को 30,000 रुपए का कवरेज मिलता था। समय के साथ इस योजना में बदलाव हुए, सब्सक्रिप्शन की राशि बढ़ती गई और इसके साथ ही कवरेज की रकम भी बढ़ाई गई। शुरुआत में यह एक नॉन रिफंडेबल योजना थी, यानी जो राशि काटी जाती थी वह अवधि समाप्त होने के बाद लौटाई नहीं जाती थी। हालांकि कुछ समय के लिए इसे वन टाइम रिफंडेबल बनाया गया, फिर इसे दोबारा नॉन रिफंडेबल कर दिया गया। लेकिन हाल के वर्षों में इसमें फिर बदलाव किया गया है और वर्तमान में यह पूरी तरह से रिफंडेबल योजना बन चुकी है।
आज की तारीख में जो राशि काटी जाती है वह इसके बढ़े हुए कवरेज और लाभों को ध्यान में रखकर तय की जाती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा और स्थिरता दोनों सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में जवानों और जेसीओ से रुपये 78,000 तथा अधिकारियों से रुपये 1,600 की कटौती की जाती है, जिसके बदले में जवानों और जेसीओ को 7,50,000 और अधिकारियों को 15 लाख का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है। जैसा कि आपने मेरे बॉन्ड में देखा, मेरा कवरेज भी 7,50,000 रुपये था, लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब पेंशनर की मृत्यु इस निर्धारित अवधि के भीतर होती है, अन्यथा इस योजना का फायदा नहीं मिलता। हालांकि जिनके लिए यह योजना रिफंडेबल है, वे अवधि पूरी होने पर अपनी जमा राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको संबंधित आधिकारिक पत्र दिखाने वाला हूं, जिसमें पूरी जानकारी स्पष्ट की गई है। साथ ही यदि आपको यह चार्ट चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं इसे आपके साथ साझा कर दूंगा। यदि मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो आप अन्य माध्यमों से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ें और आपको नंबर मिल जाएगा, जहां आप मुझसे संपर्क करके यह डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास यह पहले से नहीं है तो बेझिझक मुझसे मांग सकते हैं। अब आइए मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का आधिकारिक पत्र दिखाता हूं। यह देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर्स से एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के तहत आवश्यक दस्तावेजों की सूची मांगी है, जिन्हें एजीआई डायरेक्टरेट को भेजा जाना है। सबसे पहले मृतक पेंशनर का डेथ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा बैंक द्वारा सत्यापित एनईएफटी फॉर्म, जिसमें वह खाता विवरण होगा जहां भुगतान किया जाना है, आवश्यक होगा। साथ ही एक ब्लैंक कैंसिल चेक और पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि क्लेम सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। आप अपना कैंसिल चेक या पासबुक के पहले पेज की कॉपी जमा कर सकते हैं। साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। इसके अलावा इनकम टैक्स से संबंधित फॉर्म 15G यदि उपलब्ध हो तो उसे भी संलग्न करें। इसके बाद पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश की कॉपी और एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो रिटायरमेंट के समय प्रदान किया जाता है, उसकी प्रतिलिपि भी भेजनी होगी। मैंने पहले अपने सर्टिफिकेट का उदाहरण दिखाया था, उसी तरह का सर्टिफिकेट पेंशनर को मिला होता है, जिसकी कॉपी संलग्न करना आवश्यक है। कुल मिलाकर ये सभी दस्तावेज एजीआई डायरेक्टरेट को भेजने होंगे और इसके साथ ही रिकॉर्ड ऑफिस को भी सूचित करना जरूरी है। आप चाहें तो सीधे रिकॉर्ड ऑफिस को भी सभी दस्तावेज भेज सकते हैं, जिससे वे अपनी प्रक्रिया के अनुसार इसे आगे बढ़ा सकें। आइए अब जानते हैं कि एडिशनल पेंशन 20% कब से लागू होती है, 67 की उम्र पूरी होने पर या 80 साल में। इस पर माननीय अदालतों, एएफटी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश मौजूद हैं, जिनके अनुसार पेंशनर्स को 79 वर्ष पूरा होते ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है और बार बार स्पष्ट किया है कि यह लाभ 80 वर्ष पूरे होने पर ही दिया जाएगा। अब समझते हैं एक महत्वपूर्ण पहलू। यदि आपकी 80 वर्ष पूरे होने पर ही दिया जाएगा, जन्मतिथि 15 मार्च है, तो आपका 80वां वर्ष उसी दिन पूरा होगा, लेकिन एडिशनल पेंशन आपको पूरे मार्च महीने के लिए मिलेगी। यानी जिस महीने में आप 80वां वर्ष के हो रहे हैं, उसी महीने की शुरुआत से ही आपको पूरा लाभ दिया जाएगा। यह नियम पूरी तरह से स्पष्ट है और इसी के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाता है। फिलहाल की स्थिति को देखें तो 80 साल पूरे होने पर ही एडिशनल पेंशन का लाभ मिलता है, 69 साल खत्म होने पर नहीं। हाल ही में एक खबर में मैंने देखा था कि माननीय हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स को 69 वर्ष पूरे होते ही अतिरिक्त पेंशन दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस आदेश को लागू नहीं किया है। यानी मौजूदा नियमों के अनुसार यह लाभ 80 वर्ष पूरे होने पर ही मिलता है। हालांकि जिस महीने में आप 80 साल के हो रहे हैं, उस पूरे महीने का फायदा आपको मिलेगा, चाहे आपकी जन्मतिथि महीने की 25वीं हो
या 28वीं एडिशनल पेंशन का भुगतान उसी महीने की पहली तारीख से शुरू हो जाएगा। यही इस मामले की वर्तमान स्थिति है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर। कांग्रेस ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के अधिकारों के समर्थन में कदम उठाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कर्नल साहब के साथ हुई मारपीट और पुलिस द्वारा पूर्व सैनिकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या यह पर्याप्त है? संसद सत्र चल रहा है और एक मजबूत विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को इस मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठाना चाहिए था। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाया जा सके। अगर वास्तव में पूर्व सैनिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की मंशा है तो संसद में इस पर ठोस बहस होनी चाहिए, न कि केवल मीडिया में बयानबाजी। यह सकारात्मक है कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस गंभीर मुद्दे को उठाया, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे संसद में ले जाया जाए। सरकार से सीधे सवाल किए जाएं कि आखिर सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ बार बार दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? क्यों हर बार कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं दोहराई जा रही हैं? क्या अब समय नहीं आ गया कि उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं? एक मजबूत विपक्षी पार्टी के नाते कांग्रेस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक पहल जरूर है, लेकिन असली लड़ाई संसद में लड़ी जानी चाहिए ताकि सैनिकों और पूर्व सैनिकों को न्याय मिल सके। इसी विषय के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है, लेकिन आगे भी आपके हित से जुड़े जरूरी मुद्दों को लेकर मैं फिर हाजिर होता रहूंगा।